हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब इस वीडियो में पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसी चैप्टर की मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दी हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर भी समझ में आपको आए अच्छे से। इस चैप्टर में एक राजा के बारे में बताया गया है कि वो शासन कैसे चला रहा है। तो आधा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की टॉपिक हमारी है और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, यही आज हम लोगों को पढ़ना है। तो अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस क्या है, चलिए देखते हैं। ये एक शासन है, जब जैकोबिन मर जाता है, जैकोबिन को गिलोटाइन कर दिया जाता है, तब इसका राज आता है। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडल क्लासेस टू सीज पावर। बताया गया कि जैकोबिन गवर्नमेंट के गिरने के बाद उसका पावर जब सीज हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है, तब डायरेक्टरी का रूल आता है। अब जैकोबिन गवर्नमेंट कौन थी, इससे पिछली वाली वीडियो में आपको पूरी में अच्छी तरीके से बताई हूँ, और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हल्के में कि जैकोबिन गवर्नमेंट एक शासन थी जो कि गरीबों की सत्ता थी। लोग लीडर को चुने थे, वही लीडर सबको मतलब सबकी देखभाल करता था, हर सिटीजन को रन कराता था। अब देखिए आगे है कि अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम लोग पीछे देखे हैं कि अब क्या हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन वाले भी वोट दे सकते हैं, उनके पास भी राइट है वोट देने की। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि अब इसमें डायरेक्टरी रूल वाले में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, मतलब 2 रूम बनाया गया, 2 लोगों को लीडर बनाया गया ताकि एक लोगों की बात अगर गलत रहे तो वो एक्शन न ले सके, कुछ दूसरे वाले से सलाह लेके कोई भी काम करेगा तो अच्छा होगा, जैसा कि डायरेक्टरी रूल वाले मानते थे। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में 5 मेंबर रखे गए, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव बनाया गया, उसमें 5 मेंबर रखे गए। बस आप सिंपली इतना समझिए कि एक लेजिस्लेटिव रूम था, उसको एग्जीक्यूटिव की तरह, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव मान के जहाँ 5 मेंबर हो उसको एग्जीक्यूटिव बोल के ये लोग रखे थे। मतलब एक कमरे में 5 आदमी को बैठाया गया था, 5 आदमी लीडर थे, सब लोग एक दूसरे से सलाह लेके कोई भी काम करेंगे, ये डायरेक्टरी रूल का मानना था। दिस वॉज मींट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। ये डायरेक्टरी रूल मानते थे लोग कि जैकोबिन गवर्नमेंट में क्या था कि अकेले लीडर था, कोई भी काम करना रहता था तो वो अकेले कर लेता था, वो किसी की बात नहीं सुनता था क्योंकि उससे बड़ा कोई था ही नहीं। इसलिए यहाँ पे 5 लोगों को बनाया गया ताकि कोई भी लोग काम करें तो एक दूसरे की आइडियाज लेके करें। आगे है, हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल who then sought to dismiss them। बताया गया कि ऐसा नहीं हो पाया। इस डायरेक्टरी रूल में लोग अपने मन का करने लगे। कहने का मतलब कि 5 लोग जब जाएंगे तो कोई एक दूसरे की बात किसी को पसंद नहीं आती थी और पावर का मिसयूज होने लगा। आगे है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टरी पैव द फॉर राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टी। बताया गया कि फिर इस डायरेक्टली पावर जब ख़त्म हो गया तो नेपोलियन बोनापार्टी का राज आया। ये भी एक राज का नाम है, मतलब शासन का नाम है। जब जैकोबिन गवर्नमेंट हट जाती है तो ये नेपोलियन बोनापार्टी गवर्नमेंट आती है। अब नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में हम थोड़े लेट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं। Through all these change in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, fraternity remain inspiring ideals that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century। बताया गया है कि फ्रांस में राजा के बदलने पे सब कुछ चेंज होता गया। जैसे कि ये पहला राजा आया तो कुछ और करेगा, जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो जो लोग काम सही नहीं कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनको बिहेडेड कर देता था, सर काट देता था, गिलोटाइन कर देता था। लास्ट में उसका भी सर काट दिया गया। इसी सर काटने को हम लोग गिलोटाइन भी वो लोग बोलते थे। और बताया गया है इस पैराग्राफ में, बस बताया गया है कि राजा के चेंज होने के बाद
सारे रूल रेगुलेशन चेंज हो जाते थे। बट जो राइट्स मिली थी मैन को 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कभी नहीं ख़त्म हुई फ्रेंड्स में, वो आज भी है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का सबको राइट है, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम है, और राइट टू मैन है, राइट टू वुमेन एंड सिटीजन है। ये सब हम लोग देखे हैं कि इन लोगों को मिला था, राइट पर्सन को नॉन प्रॉपर्टी वाले वोट दे सकते हैं, ये सब फिर नहीं हटाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या वोमेन ने भी रिवॉल्यूशन किया था? तो हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि वोमेन बहुत परेशान थी। जब उनके हस्बैंड जब लड़ाई के लिए चले जाते थे तो उनको रोटी के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी होती थी, और फैमिली की देखभाल भी करना इन्हीं लोगों के काम का था। तो इन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो शायद हम लोग को लगता है कि ये लोग भी लड़ाई की होंगी, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है। इस लाइन में देखिए बताया गया कि जो औरतें हैं वो वर्साइल में खड़ी हैं। ठीक है, वर्साइल मतलब लुई 16 राजा के पैलेस में खड़ी हैं। लोग लड़ाई करने के लिए जा रही हैं, मतलब अपनी लोग राइट्स मांग रही हैं। ठीक है, लोग अभी रास्ते में, इन लोग की फ़ोटो उस टाइम की है। ये लोग अभी जा रही हैं जैकोबिन उसके लुई 16 के महल में लोग जा रही हैं। आता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वोमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। बताया गया है कि इस लाइन में सिर्फ इतना बोला गया है कि हम लोग जानते हैं कि वोमेन बहुत पहले से ही एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हैं किसी भी रिवॉल्यूशन में। हर रिवॉल्यूशन में औरतों का भी बहुत बड़ी लोग भूमिका निभाई थी। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। और जब ये लोग लड़ाई के लिए उतरी तो राजा की मजबूरी हो गई कि इन लोगों के अनुसार राइट्स दी जाए। आगे है, मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। कुछ औरतें थर्ड स्टेट की तो यहाँ तक कि उन लोगों को जीने खाने के लिए भी काम करना पड़ता था। दे वर्क एज सीम स्ट्रेस और लैंड ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। बताया गया कि थर्ड स्टेट की जो औरतें थीं, मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 3 स्टेट हुआ करता था उस टाइम में। पहले स्टेट में वो लोग आते थे, नोबिलिटी नाम था, वो लोग आते थे जो लोग की ज़मीन के नाम पे लोग पैसा लेते थे। उन लोगों को ये अधिकार था कि वो लोग टैक्स लेंगे। वो लोग बड़े फैमिली में जन्म लेने से वो लोग अच्छे से खाते पीते थे, वो लोग अपने फैमिली का लाभ लेते थे। और सेकंड स्टेट में वो लोग होते थे जो कि चर्च क्लर्गी होते थे, और वो लोग किसानों से जाकर टैक्स लेते थे। अगर किसान टैक्स नहीं भरते हैं तो उसके बदले उन लोगों की ज़मीन ले ली जाती थी। और जो थर्ड स्टेट वाले थे वो एकदम गरीब थे, ये लोग हमेशा टैक्स भरा करते थे। तो यही थर्ड स्टेट की बात हुई है कि थर्ड स्टेट की औरतें अपने जीने खाने के लिए बड़े बड़े घरों में काम करती थी, फूल या फल बेचती रहती थी। आगे है कि मोस्ट वोमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और इन गरीब औरतों के पास तो इतनी पहुंच भी नहीं थी कि ये किसी जॉब की ट्रेनिंग निकाल लें। Only daughter of the noble or wealthier members of the third estate could only study at the convent, after which their families arranged a marriage for them। बताया गया कि जो बड़े घर की लड़कियां थी, यानी जो नोबल्स फैमिली की लड़कियां थी, नोबल्स ज़मीन के नाम पे लोग पैसा लेते हैं, लोगों को सरकारी ऑर्डर रहता था, उनकी लड़कियां क्या होता था, इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, बिना कुछ काम दिया धाम किए उन लोगों को अच्छे घरों में उन लोगों की शादी कर दी जाती थी। Working women had also to care for their families, that is cook, fetch water, quiver up for bread and look after the children. Their wages were low than those of them। बताया गया कि ये लोग रोटी के लिए लाइन भी लगाती थी गरीब औरतें, और फेच वाटर मतलब पानी भी भर के लाया करती थी दूर दूर से। इन लोगों को अपने फैमिली की भी केयर करनी थी, बच्चों के भी ड्रेसेस धुलने होते थे, और कुक मतलब खाना भी बनाना होता था, और रोटियों के लिए भी यही लोग लाइन लगाते थे। इतना कुछ करने के बाद ये औरतें अपने बच्चों की देखभाल भी किया करती थी, और इनकी देयर वेजेस वाज लोअर देन दोज ऑफ मैन। बताया गया कि इतना कुछ करने के बाद इन लोगों की जो सैलरी थी, किसकी, वोमेन की जो सैलरी थी वो बहुत कम दी जाती थी। इसका मतलब इन लोगों के साथ कुछ गलत किया जा रहा है। ये लोग अगर और एक आदमी से ज़्यादा काम कर रही हैं, एक मैन से ज़्यादा काम कर रही हैं, या फिर एज अ मैन काम कर रही हैं, तो इन लोगों को सैलरी अगर ज़्यादा काम करी तो ज़्यादा मिलनी चाहिए,
एज अ मैन, या तो फिर आदमियों के बराबर मिलनी चाहिए। चलिए और फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड देयर इंटरेस्ट वोमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। मतलब बताया गया कि औरतों की जब आवाज़ दबाई जाने लगी, मतलब जब औरतें अपने खिलाफ आवाज़ उठाती थी कि हमें भी एक मैन की तरह हमें भी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उन लोगों की आवाज़ बड़े लोगों दबा देते थे। और तब ये लोग अपने अत्याचार के खिलाफ, मतलब ये लोग न्याय चाहती थी, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो ये लोग खुद की न्यूज़पेपर बनवाने लगी और क्लब निकालने लगी। क्लब का मतलब एक रूम बनाने लगी और इधर उधर की औरतें आके उसमें डिस्कस करती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। अबाउट 60 वुमेन क्लब कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। बताया गया कि 60 वुमेन क्लब बनाया गया, मतलब 60 क्लब बनाया गया, 60 रूम बनाया गया, 60 बार मीटिंग बैठाई गई औरतों की, और ये लोग अलग अलग फ्रांस की सिटीज़ से थी और ये लोग डिसाइड कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए। द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द फर्स्ट मोस्ट फेमस फॉर ऑफ देम। बताया गया कि 60 क्लब में से सबसे बढ़िया क्लब यानी सबसे आगे जाने वाला क्लब ये निकला, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिपब्लिशियन वुमेन। ये बहुत फेमस क्लब हो गया। मतलब कि औरतें भी लड़ाई इसलिए कर रही थी क्योंकि इन लोगों का राइट्स नहीं मिल रहा था। आगे लिखा है कि वन ऑफ द मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। बताया गया है कि पहली तो इन लोगों की ये डिमांड थी कि वुमेन को एक मैन की तरह एक पॉलिटिकल राइट मिले, जैसी सैलरी जैसा वर्क एक मैन करते हैं वैसे ही आज़ादी एक वुमेन को भी चाहिए थी। वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। बताया गया कि औरतें बहुत निराश हो गई थी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन के अंदर रखा गया था। पैसिव सिटीजन मतलब वो लोग पैसिव सिटीजन के अंदर आते हैं जो लोग वोट नहीं दे सकते। तो इन लोगों को बहुत निराशा हुई कि हमें पैसिव सिटीजन के अंतर्गत रखा गया है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। ये लोग अपनी डिमांड रखते रखते ये लोग मतलब ये चाहती थी कि हम लोग भी वोट दें। अगर एक मैन वोट देता है तो हम लोगों में क्या कमी है कि हम लोग वोट नहीं दे सकते। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। अब ये लोगों को अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ा एक नई गवर्नमेंट के सामने। मतलब कहने का मतलब इन लोगों को बहुत ज़रूरत फील होने लगी कि हम लोग अपनी बात किसी राजा के सामने रखें। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे, आपको मिलती रहे। चलिए तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। In the early years, the revolutionary government did introduce law that help improve the lives of women। बताया गया है कि वोमेन जब लड़ाई के लिए आगे आ गई, रिवॉल्यूशन करने लगी, तब गवर्नमेंट को हार मान करके इन लोगों की राइट्स इन लोगों को देना पड़ा। अब देखिए औरतों के साथ क्या क्या उन लोगों को कौन कौन सी आज़ादी मिली इन लोगों की लड़ाई करने के बाद। बताया गया कि स्कूलिंग वॉज मेड अप ऑफ कंपलसरी फॉर गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया गया जो कि बहुत कंपलसरी था हर एक गर्ल्स को स्कूल जाना। कब जब ये लोग रिवॉल्यूशन कर ली तो इन लोगों को इतनी आज़ादी मिली। देयर फादर कुड नॉट नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। बताया गया कि जब तक लड़कियां शादी नहीं करना चाहती थी तब तक उनके फादर को अधिकार नहीं था फोर्स करने का। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। और जिससे लड़कियां चाहेंगी उसी से उनकी शादी होगी। ऐसा कब बताया गया? जब नई गवर्नमेंट आ गई और इन लोगों की राइट्स मिली, ये लोग लड़ाई करने लगी, तब इन लोगों को जाके राइट्स मिली। और यही राइट्स मिली जो हम लोग देख रहे हैं। बताया गया कि डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वुमेन एंड मैन। Women could now train for job, could become artist or run small business। बताया गया है कि डाइवर्स मतलब होता है फ्रेंड्स तलाक देना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आई होप आपको पता भी होगा। डाइवर्स मतलब होता है तलाक देना। तो बताया गया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ एक आदमी एक औरत को तलाक दे सकता है, औरतें नहीं दे सकती।
तो इस गवर्नमेंट में बताया गया है, इस गवर्नमेंट ने ये नियम चलाया कि एक औरत भी एक आदमी को तलाक दे सकती है, दोनों लोगों के पास अधिकार है। वोमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, और फिर न्यू गवर्नमेंट आने के बाद एक वोमेन जॉब के लिए भी जा सकती थी और वो कोई छोटा बिजनेस भी चला सकती थी। मतलब इन लोगों को इतनी राइट्स दे दी गई, इतनी छूट मिल गई। वोमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउ एवर कंटिन्यूड, बट इतना कुछ होने के बाद भी औरतें क्या की, अपने राइट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। राइन ऑफ टेरर न्यू गवर्नमेंट issued law ordering closure of women club and banning their political activities। बताया गया कि जब ये गवर्नमेंट आई, रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक, मतलब बहुत ज़्यादा अन्याय होने लगा था इनके राज में। ये मतलब वही है जो हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाम का एक राजा था। कोई आदमी अगर कोई भी गलती करता है तो ये तुरंत उनका गिलोटाइन कर देता था। गिलोटाइन मतलब ब्लेड से उनका सर काट दिया जाता था। तो ये इस गवर्नमेंट में क्या हुआ कि औरतें अपने राइट्स कुछ नहीं ले पाती थी, उन लोगों को बैन हो गया था, वोमेन क्लब तक बनाना बैन हो गया था, मतलब एक साथ लोग बैठ के बातें भी नहीं कर सकती थी, इतना कुछ ही राजा बैन कर दिया था। रेन ऑफ टेरर, ये राजा का नाम नहीं है, ये उसके शासन का नाम है, वो अपने शासनकाल का नाम रखा था। मैनी प्रोमिनेंट वोमेन वर अरेस्टेड एंड द नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूट, यहाँ तक कि कई औरतों को वो अरेस्ट भी कर लिया, मतलब बंद कर दिया, बंदी बना लिया और उनको मार डाला। रेन ऑफ टेरर के मतलब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर राजा की बात हो रही है। वोमेन मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत दिनों तक ये लड़ाई चलती रही, कम से कम 200 सालों तक, 200 ईयर्स तक लड़ाई चलती रही। इन लोगों को सैलरी एज अ मैन मिले, एक आदमी की तरह, जेंट्स यानी एक मैन की तरह वोमेन को सैलरी मिले। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century। बताया गया कि इन लोगों को वोट की राइट के लिए, मतलब ये लोग इसके लिए भी लड़ाई कर रही थी कि हम भी एक आदमी की तरह, एक मैन की तरह हम भी किसी को वोट दे सकें, हम भी अपने मन से राजा चुन सकें। इसके लिए ये लोग इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट तक लोग चला दिए। बताया गया है कि The example of political activities of the French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory। ये लड़ाई इतनी लंबी थी कि जो आज भी याद रखने लायक है, बहुत लंबी, यानी 200 साल कुछ होता है। इतने ईयर्स तक ये औरतें अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ती रहीं। फाइनली 1946 में एक वोमेन को जाके राइट मिला कि आप किसी भी आदमियों को किसी भी कोई भी इलेक्शन अगर होगा तो आप वोट दे सकती हैं। सोचिए 200 साल बाद इन लोगों को एक राइट्स मिली कि आप किसी भी सत्ता को चुन सकती हैं, मतलब आप भी एक एक्टिव सिटीजन की तरह आप भी किसी को वोट दे सकती हैं और अपने मन से चुन सकती हैं कि कौन राजा बनेगा, किसी को भी आप वोट दे सकती हैं। इनको जाके 200 साल बाद यानी 1946 में इनको राइट्स मिला और बताया गया कि ये राइट्स थी जो औरतों को चाहिए थी, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड जैसा, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, वही बस पैराग्राफ में दिया है। और आगे देखते हैं कि ये औरतें देखिए रोटी के लिए लाइन लगी है, रोटी के लिए इतनी भीड़ हुई है और रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। यहाँ पे औरतें लाइन में लगी हैं, रोटी बट रही है। यहाँ तक कि आप लोग को पता है ये जो वॉलेम डी गॉथ से, ये भी एक लेडीज़ हैं, इनको भी पकड़ के मार डाला गया था, देखिए यहाँ पे नीचे था, मैं छूट गया था, सॉरी। ये देखिए कि लाइफ ऑफ रिवॉल्यूशनरी वोमेन ये लिखा है ना, तो ये ओलेम डी गॉड्स एक लीडर थी, औरत थी, एक बहुत महान नेता थी, जो कि औरतों के लिए, खुद भी औरत ही थी बट और औरतों के लिए भी लड़ाई लड़ना चाहती थी कि उनको उनकी राइट्स दी जाए, हमको राइट्स दी जाए, मतलब ये भी राइट्स चाहती थी। और इनको क्या हुआ कि गिलोटाइन कर दिया गया, मतलब इनको भी धोखे से मार दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नेता मरवा दिए जब उनकी सत्ता आई तो वो मरवा दिए। और यही राइट्स बताया गया कि वो इसी राइट्स के लिए लड़ाई करती थी और इसी राइट्स के लिए वो मर गई, लेकिन राइट्स नहीं पाई, अपने जीते जी खुद के लिए राइट्स नहीं पाई। ये 5 राइट्स दिए उनके मतलब मन के खिलाफ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पिक्चर दी गई है कि वोमेन क्यूविंग एट अ बेकरी, रोटी के लिए लोग लाइन लगाए हैं, औरतें लाइन लगाई हैं, मतलब बहुत वक्त था औरत के पास। तो चलिए दोस्तों,
बिना देर किए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब क्या था कि जो नौकर जो एक दूसरे की गुलामी कर रहे थे, ये भी तो एक तरह का अत्याचार था कि हम अपना काम खुद ना करें, किसी आदमी को रख के करवाएं। तो इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है कि द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द गोल जैकोबिन रिगमी वॉज द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। पता है जो आदमी वो करता था ना, गिलोटाइन मतलब ब्लेड से काट देता था आदमियों को, वो आदमी एक अच्छा भी काम करता था। क्या करता था? गुलामी हटा दिया था, फ्रेंच से गुलामी हट गई थी। कहने का मतलब कि एक नौकर किसी बड़े घर में काम नहीं कर पाएगा, किसी के अंडर में नहीं रहेगा, वो खुद कमाए खुद खाए। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गुदेलोप, सैन डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैगो, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। बताया गया है कि ये जो एरियाज़ का नाम दिया है दोस्तों, ये एरियाज़ का नाम है, कुछ इसको उल्टा नहीं समझिएगा, मतलब एक आदमी का नाम नहीं है, उल्टा पुल्टा नाम मत समझिएगा। कहने का मतलब कि ये मत सोचिएगा कि लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस की कॉलोनीज़ है। कॉलोनीज़ मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये फ्रांस है, ओके दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा फ्रांस है, इस फ्रांस के अंडर में जितने भी कंट्री आते हैं, फ्रांस के अंडर में मतलब जो फ्रांस कहेगा वो ये कंट्री काम करेगी, ये समझ लीजिए नेता है हर कंट्रियों का। तो जितनी कंट्रियों का ये लीडर है, मतलब कहने का मतलब कि ये फ्रांस जितने लोगों को ऑर्डर देता है, अगर उतने कंट्री इनकी बात मानते हैं तो उतने कंट्री इनके क्या होंगे? कॉलोनीज़ होंगे। मतलब उतने कंट्री इनके अंडर में है फ्रांस के, यानी ये सब फ्रांस की कॉलोनीज़ हुई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बिना मेरे कहे, और चलिए आगे पढ़ते हैं कि जो इनकी कॉलोनीज़ कंट्री थी वो क्या थी? बहुत अच्छी सप्लायर थी। किसकी? कहाँ गया? टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफ़ी की बहुत बड़ी सप्लायर थी ये फ्रांस की कॉलोनीज़। और आगे है कि बट द रिलक्टेंट ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंस एंड अनफैमिलियर लैंड इन meant a शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। बताया गया कि जो फ्रांस के जो नौकर थे, फ्रांस में भी नौकर थे और बाहरी भी नौकर आते थे, तो बताया गया कि जो फ्रांस के नौकर थे वो जाके कॉलोनीज़ कंट्री में काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कॉलोनीज़ कंट्री में बहुत दूर पड़ता था, अपने फैमिली से अलग होना पड़ता था, मतलब उन लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते थे फैमिली से दूर होना। तो भाई अगर यहाँ के लोग नहीं जाएंगे, फ्रांस की कॉलोनीज़ है, फ्रांस के गुलाम कंट्री है, तो कौन वहाँ पे वर्क करेगा? कोई नहीं है। तो फिर बताया गया है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया, मतलब कि लेबर की कमी हो गई। फिर उसके बाद किया क्या गया कि ट्रायंगुलर स्लेब बनाया गया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में। ट्रायंगल ऐसे बनता है ना, सबको पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा अमेरिका, ये हो गया हमारा यूरोप, ये हो गया हमारा अफ्रीका, ठीक है। ऐसे बना दिया गया कि मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है कि सामान अगर यूरोप से उठेगी तो फिर पहले अमेरिका जाएगी, फिर उसके बाद फ्रांस आएगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दिया गया। फिर लिखा है द स्लैव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डियूक्स और नैंटीज द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लैव फ्रॉम द लोकल चिफ्टेंस। बताया कि ये लोग बॉर्डिक्स और प्लेन नैंटीज जगह से ये लोग क्या करने लगे? सामान सस्ती में लेके आने लगे और पैक करके अपने फ्रांस तक लोग लाने लगे। वो भी क्या हुआ, इन लोगों को नौकर नहीं मिल रहा था, ये लोग दूसरे दूसरे कंट्री वालों को नौकर बनाए थे, पैसा दिया करते थे उनको। ब्रांडेड एंड सैकल्ड द स्लैव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर 3 months लॉन्ग वॉवेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। अटलांटिक कैरेबियन होते हुए इन लोगों का सामान आता था, 3-3 महीने तक सामान पैक रह जाती थी। जो कॉफ़ी था, तंबाकू था, यही सब आता था। दीज वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ऑनर्स। और ये किसको बेचा जाता था? प्लांटेशन को, यानी जो इसकी खेती बाड़ी करता था। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लैव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। और इस स्लैव ट्रेड कहने का मतलब गुलामी, किसी को नौकर बना के काम कराना। इस मेथड से इन लोगों की कमी पूरी हो जा रही थी, फ्रांस वालों की कमाई भी बढ़ रही थी और इन लोगों की डिमांड भी पूरी हो जा रही थी। जो जनता में बहुत ज़्यादा बिक रहा था, ये चीनी हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब सही मात्रा में आ जा रहा था। बताया गया कि बॉर्डिक्स और नैंटीज़ क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फॉलोइंग स्लैव ट्रेड। और यहाँ से मतलब ये दोनों जो प्लेस लिखा है ना, बॉर्डिक्स और नैंटीज़, यहीं से
नौकर लाए जाते थे और काम कराए जाते थे फ्रांस में। बट ये वाली कंट्री जो थी ना, बॉर्डिक्स और नाइन्टीज, ये दुखी नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को भी नौकरान मतलब नौकर बन के काम करने से इन लोगों को पैसा मिल रहा था और ये लोग भी अपनी कंट्री क्या करा रहे थे, ग्रोथ करा रहे थे। Throughout the 18th century, that were little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debate about whether the right of own about should be extended to all French subjects, including those in the colonies. बताया गया है कि स्लैब ट्रेड, ये तो स्लैब ट्रेड हो रहा था ना दोस्तों, कि हम आपको बुला के काम कराएं, आप हमें बुला के काम कराएं, हमें पैसा दे दीजिए कुछ, हम काम करेंगे आपका, आपके खेतों में काम करेंगे, आपकी डिमांड्स पूरी करेंगे। तो ये तो हम ये हुआ ना कि हम आपकी गुलामी कर रहे हैं, आपके अंडर में हैं। बस ये यहाँ पे भी हो रहा था कि ये लोग दूसरे कंट्री से लोग नौकर ला के लोग अपना काम करवा रहे थे। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बात चल रही है कि स्लैब ट्रेड बंद कर दिया जाए या फिर रहने दिया जाए। It did not pass any law fearing opposition for businessmen whose income depended on the slave trade. ये लोग सोच रहे थे कि उन देशों का क्या होगा जो इसी स्लैब ट्रेड के कारण जी रहे हैं। कहने का मतलब जो एकदम मतलब जो बॉर्डिक्स और नाइन्टीज थे वो लोग तो इनसे पैसा मिलता था, तो वो लोग भी तो दुखी होंगे ना कि हमारा ट्रेड बंद हो गया। उन लोग को नौकर बन के काम करने में भी अच्छा था क्योंकि उन लोग को पैसा मिल रहा था। आगे है कि इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विद इन 1794 लेजिस्लेटेड टू द फ्री ऑल स्लैब इन French overseas possession. This however turned out to be short-term measure 10 year later. बताया गया था कि जो ये जैकोबिन गवर्नमेंट की जब सरकार आई थी तो वो बंद कर दिया था, स्लैब ट्रेड ख़त्म कर दिया गया था और ये 10 साल तक सिर्फ ख़त्म था। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टी का राज आ गया और वो क्या किया फिर से स्लैब ट्रेड चालू कर दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट्स टू enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. बताया गया ना दोस्तों कि एक बार जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आई थी तब वो रोक दिया था, स्लैब ट्रेड बंद कर दिया था। स्लैब ट्रेड नहीं होगा, कोई किसी गुलामी नहीं करेगा। फिर नेपोलियन बोनापार्टी का राज आया, फिर वो चालू कर दिया गया। नेगोरिज मतलब होता है टर्म यूज फॉर इंडिजिनस पीपल ऑफ अमेरिका साउथ टू द ऑफ द सहारा। इट इज़ डेगोरेटरी टर्म्स नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर। इमेनिशिपेशन मतलब होता है एक्ट ऑफ फ्रीइंग। मतलब देखिए, इमेनिशिपेशन मतलब होता है आप कोई भी किसी मतलब एकदम फ्री होकर आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं किसी के खिलाफ। नेगोरिज मतलब होता है कि उन लोगों को नाम रखा गया था एक तरह से, मतलब अमेरिका वालों को बुलाया जाता था नेगोरिज कह के। ठीक है दोस्तों, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।